वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे ये आपका जो है ये सेशन आपका जो एपिसोड है ये आपका लास्ट है फर्स्ट चैप्टर का 6th एपिसोड 9th क्लास का हिस्ट्री का। ठीक है, और ये हिस्ट्री आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारा वीडियो कोई नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन शुरू में देना चाहता हूँ। ये वीडियो छोटा पड़ेगा, इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। अभी तक 9th क्लास के ज्योग्राफी खत्म हो चुके हैं, हिस्ट्री में एक ही चैप्टर हुए हैं और पॉलिटिकल साइंस के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग कि 12th क्लास के ज्योग्राफी 4 चैप्टर 2 बुक में हो चुकी है एंड पॉलिटिकल साइंस के भी 4 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हो 12th क्लास के लिए भी और 9th क्लास के लिए। और बच गया आप 10th और 11th, तो उसका भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चे का अगर रिस्पॉन्स आया कि 11th या 10th स्टार्ट कर देने के लिए तो मैं कर दूंगा। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना व्हाट्सएप नंबर डालते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो, अगर पूछना हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर अपने सिलेबस के चीज़ ही पूछना है मुझसे, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। 9 to 12th में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिस GKGS ग्रुप नाम है, प्ले विथ GKGS। तो आप भी उस चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें रोज़ाना आपका क्लास चलते रहता है और आवर वाइज चलता है। इतने घंटे ये चलेंगे, इतने घंटे ये सब्जेक्ट, तो आप उसका हिस्सेदार बन सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, और चलते हैं, छोड़ो ये सब, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेनली कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सेंसरशिप पढ़ना है। सेंसरशिप से पहले क्या होता था फ्रांस में, और सेंसरशिप के बाद वहाँ की जो जिंदगी चल रही थी, लोगों को किस तरह चेंज हुई सेंसरशिप हटने के बाद, बस यही मेनली पढ़ना है। तो फर्स्ट लाइन ऐसा ही फालतू है, वो देख लो। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, आपको पता होगा। फ्रांस की क्रांति के पश्चात क्या हुआ था ना कि वहाँ की जो सिचुएशन थी, फ्रांस की जो भी सिचुएशन थी वहाँ पे सारे पूरा तरीके से चेंज हो गया था। पूरा तरीके से चेंज करने का मतलब है वहाँ के जो भी मेल फीमेल थे और बच्चे थे, उनके जीवन में, उनके लाइफ में, उनके लाइफ स्टाइल में, उनके सिचुएशन में, उनके रहन सहन में बहुत सारी चेंजिंग आई जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो क्रांतिकारी सरकार थी जिन्होंने 1789 में क्रूर पूर्ण शासक पे वार करा था और सरकार बनाई थी, उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए जो जनता के हित के लिए था। जैसा कि स्वतंत्रता वहाँ के लोगों को दिया गया, समानता का आदेश को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास भी किया गया उस क्रांतिकारी सरकारों के द्वारा। जिस तरह हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, किसी भी गलत नियम कानून या कह सकते हैं नीति का हम लोग विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं अच्छी नीति का, उसी तरह वो जो क्रांतिकारी सरकार थी उन्होंने भी ऐसा करने का अपने वहाँ के रियल जिंदगी में, रियल लाइफ स्टाइल में वहाँ पे उतारने का कोशिश करा था क्रांतिकारी सरकार ने। बट वो आगे जाके थोड़ा सफल रही, लेकिन बाद में असफल रही क्योंकि बोनापार्ट आ जाते हैं। बोनापार्ट खुद को अपना वहाँ का सम्राट कोशिश करते हैं। जो लोगों को उम्मीद होता है कि ये बोनापार्ट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी, जनता के प्रति जवाबदेही होगी, थे जवाबदेही, लेकिन कुछ कारणवश चेंजिंग हुआ उनमें। तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा पढ़ना है सेंसरशिप के बारे में। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब रियल टॉपिक पे हम लोग चलते हैं जो बुक में है। सन 1789 के पश्चात एक महत्वपूर्ण कानून बना जो अस्तित्व में आई फ्रांस में, वो था सेंसरशिप। अब सबसे पहले हमको समझना है कि सेंसरशिप होता क्या है। सेंसरशिप होता क्या है मेनली हमारे इंडिया में भी 1975 जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगती है इंदिरा गांधी की सरकार में, तो हमारे इंडिया में भी सेंसरशिप लगाया जाता है। प्रेस सेंसरशिप, प्रेस पे लगाया था सेंसरशिप कि बिना किसी
कोई चीज़ आपको छापना है, प्रकाशित करना है या लाइव दिखाना है तो बिना आप सरकार की इजाज़त के, बिना उसके पास, अगर उनके अधिकारियों ने पास कर दिया, सरकार के अधिकारियों ने, तभी आप छाप सकते हैं और या दिखा सकते हैं जनता को। तो ये सेंसरशिप होता है उन पर लागू करना कि विदाउट परमिशन, सरकार के परमिशन के आप ना छाप सकते हो ना ही पब्लिश कर सकते हो, जो होता है। ठीक है, यही होता है सेंसरशिप। तो सेंसरशिप से पहले क्या होता था, वहाँ के जो भी चीज़ें पत्रकार छापते थे, तो सेंसरशिप लगाने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, चाहती है सरकार या राजा कि हमारी बुराई ना छपे। ठीक है, हमारी बुराई जनता के सामने ना आए। तो हम लोग थोड़ा आगे पॉइंट देखते हैं। सेंसरशिप प्राचीन राजतंत्र में के अंतर्गत जितने भी लिखित सामग्री थे और सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, कहाँ, फ्रांस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे किताब लिखता था कोई, अखबार छपता था, नाटक होता था, तो अगर राजा के जो सेंसर अधिकारी थे, अगर उनके द्वारा पास कर दिया गया जाता था, तभी आप उसको छाप सकते थे, किताब या पब्लिश कर सकते थे, नाटक स्टार्ट कर सकते थे। उसके बाद ही कुछ हो सकता था, अगर सेंसर अधिकारी, राजा के जो सेंसर अधिकारी होते थे, उन्होंने अगर उस चीज़ को पास कर दिया। आपको पहले बताना पड़ता है कि हम किताब में क्या छापेंगे, अखबार में क्या छापेंगे, नाटक में क्या दिखाएंगे लोगों को, तब जाके अगर वो सही लगता है कि राजा के खिलाफ नहीं है, तब सेंसरशिप अधिकारी जो है उसको पास करता है, तब वो प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, अगर लगता था विरोध में, तो उन दार्शनिक, उस राजनीतिक, अगर राजनीतिज्ञ कोई भी हैं जो सरकार यानी राजा के खिलाफ बोलते थे, उनकी जेल हो जाती थी। तो इससे क्या होता था, लोगों के साथ वो इंटरेक्शन नहीं बन पाता था, उनकी सारी समस्याएं वो लोगों से शेयर नहीं कर पाते थे, उनको सही कहे तो सिर्फ राजा की बुराई करना पड़ता था। बुराई भी होता है एक इंसान में, जो सेंसरशिप लगाकर रोक दिया जाता था। लेकिन हमने बताया कि सेंसरशिप समाप्त कर दिया गया था। जो क्रांतिकारी सरकार थी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टेप लिया था, सेंसरशिप की समाप्ति करी थी। तो सेंसरशिप समाप्ति करने से क्या क्या हुआ वो देखेंगे। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों और पुस्तकों की होड़ मच गई। क्यों? क्योंकि अब जो है सरकार की गलत काम और सही काम सारे छपने लगे। लोग अपनी अभिव्यक्ति भी और स्वतंत्रता जो मिल गई थी, अभिव्यक्ति अपनी व्यूज को बताने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा लोग अपने अपने जो सरकार के प्रति निगेटिविटी थी वो बोलने लगे, छपने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो इन सभी चीज़ों में होड़ आने लगी। होड़ आने का मतलब ये बहुत रफ्तार धर ली किताबें उगना और अखबारों का चलना। सबसे ज़्यादा अखबार, क्योंकि किताब जो है कुछ ही लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, 10% वही पढ़ पाते थे। अखबार क्या उन्हीं के पास होता था, पढ़ नहीं पाते थे। शिक्षित लोगों के पास पुस्तक होते थे। अखबार में क्या होता था, एक अखबार खरीदने से 5 से 10 लोग आपस में बैठ के बातचीत करके पढ़ सकते थे और समझ सकते थे अखबार में। ठीक है, जो उत्सव, संगीत, नाटक होते थे, उनमें असंख्य लोग आने जाने लगे। पहले सेंसरशिप के समय नहीं होता था, क्योंकि लोग अपनी सारी समस्याएं एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते थे और उन्हें मौका भी नहीं मिलता था अपनी सारी बात शेयर करने के, क्योंकि सेंसरशिप लगा हुआ था, आपको पता ही होगा। सभी घटनाएं एवं परिवर्तन का ब्यौरा अखबारों में छपने लगा एंड राजनीतिज्ञ और दार्शनिक के विचार अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगा। पहले जो भी राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे, अपने सारे समस्याएं, सारे बात को नहीं शेयर कर पाते थे, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ बोलते थे राजनीतिज्ञ और दार्शनिक, उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी, जेल कर दिया जाता था, उनका फांसी भी हो जाता था। अब क्या होता है कि लोगों से, ये जो राजनीतिज्ञ और दार्शनिक हैं, अब लोगों से एक दूसरे से सही तरीके से बता पाते हैं, समझा पाते हैं। अब हमारा एक सारांश करके है, वो पढ़तीएगा फिर भी ठीक है, नहीं पढ़ना है तो फिर भी ठीक है, आगे पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने नेपोलियन के बारे में 2-4 पॉइंट बता दिया है, बस ये जान लो और आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, 1804 ईस्वी में क्या होता है, नेपोलियन खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है एंड खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत घोषित करता है और मानता है कि मैं यूरोप में जो आधुनिकीकरण हुआ है उसका अग्रदूत हूँ मैं। ठीक है, और इन्होंने दशमलव प्रणाली चलाता है, जो नापतोल के लिए समानता यूज़ किया जाता है। 1815 ईस्वी में वाटरलू में इनकी हार होती है,
यहीं पे ये ख़त्म होता है चैप्टर। इस नेपोलियन के बारे में आगे कहीं किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको बताना है कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हर एक बच्चे को, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।